एक बार फिर से स्वागत है और हम चर्चा करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जम्मू कश्मीर के दौरे पे हैं और उन्होंने नियंत्रण रेखा जो चौकी है उस जगहों का दौरा किया, हवाई सर्वेक्षण भी किया और उन्होंने जो बात कही है कि जो लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद साहब जम्मू कश्मीर में घुसपैठ को बढ़ावा दे रहे हैं। इसका क्या मतलब है? क्या पाकिस्तान सरकार को क्लीन चिट दे रहे हैं, पाकिस्तान सेना को क्लीन चिट दे रहे हैं, या पाकिस्तान सेना और हाफिज सईद मिलकर घुसपैठ कर रहे हैं? आखिर कहना क्या चाहते हैं? साथ ही उन्होंने कहा है कि कुछ समय तक हम समझौता करेंगे, लेकिन समझौते की स्थिति अगर नहीं हुई तो हम इसका जवाब भी देंगे। इससे पहले जम्मू कश्मीर में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वहाँ पे लगातार युद्ध विराम का जो उल्लंघन है वो जारी है और इस वक्त भी जब हम आपके साथ हैं तो ये उल्लंघन जारी है। हमारे साथ जम्मू कश्मीर से वरिष्ठ पत्रकार हैं हरबंस नगोके साहब जुड़ रहे हैं। हरबंस जी, गृह मंत्री का दौरा हुआ, क्या कहा उन्होंने? वहां पहुंच के क्या संदेश दिया, क्या संकेत दिया? दलीप जी, केंद्रीय गृह मंत्री का यह दौरा पूरी तरीके से उन लोगों को निराशा कर गया जो जम्मू के डिवीजन के 3 जिले, जिला सांबा, जिला कठुआ, सांबा भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसे हैं और अनेकों गांववासी अपने घरों को छोड़कर भाग गए हैं, दूसरे स्थानों पर रह रहे हैं और प्रशासन की तरफ से उन्हें कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई जो बहुत पहले ये किया गया था कि 5-5 मरने का प्लाट दिया जाएगा। वो लोग आज इतने निराश थे कि केंद्रीय गृह मंत्री आए हैं, उनके आंसू किसी ने नहीं पहुंचे, बल्कि उनके लगे हुए जख्मों पर मानो मरहम की जगह नमक छिड़का गया है। केंद्रीय गृह मंत्री सांबा पहुंचते हैं और वहां पर बीएसएफ के कुछ जवानों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हम आपको एक्स सर्विसमैन का भी अब दर्जा देंगे जो एक्स सर्विसमैन हो गए हैं, और ये भी कहा रेलवे के लिए जो उनको फैसिलिटीज सेना के जवानों को मिलती उनको नहीं मिलती, और फिर उनकी शाबाशी करते हैं। लगातार घुसपैठ हो रही है और भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा की चौकसी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर है, लगातार घुसपैठ बढ़ रही है, उस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा है। अलबत्ता हाफिज सईद के बारे में उन्होंने कहा है। दलीप जी, पहली बार लंबे समय के बाद, बहुत लंबे समय के बाद हुआ है कि केंद्रीय गृह मंत्री कब हमारे जम्मू कश्मीर में आए और बॉर्डर की स्थिति देखने से पहले ही मीडिया को संबोधित करके चले गए। जहां तक मीडिया में खबरें आ रही है कि उन्होंने एयर सर्वे किया जी, वो सतवारी एयरपोर्ट टेक्निकल, जहां दूसरा एयरपोर्ट भी है, वहां से वो हेलीकॉप्टर से बैठकर सांबा आए, सांबा से वो हीरानगर, सांबा से बिल्कुल पास ही सांबा जो डिवीजन है जहां पर पीछे आतंकवादियों ने हमला किया था, वहां हेलीकॉप्टर से गए और वहां से हेलीकॉप्टर से हीरानगर चले गए। पुलिस स्टेशन पर जो हमला हुआ वहां से हेलीकॉप्टर से बैठकर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री सरकारी आवास उमर अब्दुल्ला के घर गए, खाना खाया और फिर वहां पर यूनिफाइड कमांड को संबोधित करके वापस चल दिए। तो इससे उनके दौरे से सीमावर्ती लोगों को बहुत दुख हुआ है, जिनके घरों में गोले पड़ रहे हैं, जिनके पालतू मवेशी मर रहे हैं पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी से, वो दलीप जिस दौरे से बहुत ही हताश हुए हैं। क्या मांग थी उनकी, क्या चाहते थे वो, जो आपको लगता है गृह मंत्री के दौरे से उनको किसी भी तरह का फायदा या किसी भी तरह का ढाढ़स या किसी भी तरह का भरोसा उनमें पैदा नहीं हुआ? तो चाहते थे कि जो पहले, बहुत पहले जब एनडीए की सरकार थी और यहां डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला 1996 से 2002 में 2/3 मेजॉरिटी लेकर बने थे, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो प्रधानमंत्री को मांग की थी और मांग स्वीकारी दी गई थी कि बॉर्डर जो भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगभग 210 किलोमीटर लंबी है, वहां से काफी दूर 5-5 मरले के इनको प्लॉट दे दिए जाएं ताकि जब भी सीमा पर गोलीबारी हो वो आ जाएं। दलीप जी, जो भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लोग हैं वो सिर्फ 47, 65, 71 करगिल और सांसद हमले के बाद की संताप नहीं झेल रहे। अक्सर अनेकों स्थानों पर सीजफायर होके गोलीबारी होती है और उनको तो ना खुदा मिला ना विसाले कलम, कम से कम उनके आंसू पोंछ देते, कहते आप माइग्रेंट होकर आए, हम आपकी पूरी रक्षा करेंगे, हम आपको राहत देंगे। उनको कुछ ना होने से बहुत निराशा हुई है। जी, आप एक तरफ देखें
उमर अब्दुल्ला जो बयान दे रहे थे, जो बात कह रहे थे कि भारत को कठोर कार्रवाई या अन्य कार्रवाई का विकल्प जो है उसको भी तलाशना चाहिए, आप एक तरफ वो देख रहे थे। गृह मंत्री का दौरा उसके एक दिन बाद होता है, गृह मंत्री जो बात कहते हैं उससे आप कहते हैं कि ये दौरा जो था महज एक, आप जिस शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं इसका मतलब आप कह रहे हैं कि ये महज एक औपचारिकता थी। दिलीप जी, औपचारिकता की पीढ़ी होती तो हम मान लेते जी। मुख्यमंत्री हमारे केंद्रीय गृह मंत्री की अक्सर जो जुबान फिसल जाती है जी, जवानों को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि हमने यहां से घुसपैठ को कम करना, कहना था, कह देने घूसखोरी को कम करना है। जैसे कांग्रेस में समझिए घूसखोरी उनके ऊपर छाई हुई है कि हर जगह घूसखोरी है। जहां तक मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की बात है जी, उमर अब्दुल्ला साहब पहले तो पाकिस्तान के साथ दो दो हाथ करने के कताती में किसी भी तरीके से सहमत नहीं होते थे। अचानक कल उन्होंने श्रीनगर में यह बयान दिया, जैसे यहाँ जो राजनीतिक विशेषज्ञ, राजनीतिक पंडित हैं वो देख रहे हैं कि ये इस तरह का एक गरम और एक सरद करके बात करके चले गए, और इसके बावजूद ही दिलीप जी गोलीबारी होती रही। जी, कुल मिलाकर के जो बात गृह मंत्री कह के गए कि लश्कर तैयबा के जो प्रमुख हैं हाफिज सईद, वो सीमा के उस पार जो है वो मौजूद हो सकते हैं और उनके कारण घुसपैठ हो रहा है, इसमें आपको क्या लगता है, इस बयान का क्या महत्व है, खास करके इस परिप्रेक्ष्य में कि लगातार ये बात आ रही थी कि पाकिस्तान के सैनिक इसका उल्लंघन कर रहे हैं? दिलीप जी, अभी तक हाफिज सईद का प्रमाण ये मिला है गुप्तचर एजेंसियों को कि वो अधिकतर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में, जिसे अपनी राष्ट्रीय हिंदी भाषा में गुलाम कश्मीर कहते हैं, मुजफ्फराबाद की तरफ है, मगर ये क्षेत्र तो सारा भारत पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा का क्षेत्र है। इस तरफ जिला जम्मू, जिला सांबा, जिला कठुआ, उस पार सियालकोट है। यहाँ पर कुछ ये है कि कुछ पंजाबी आतंकवादी भी हैं जो घुसपैठ के लिए तैयार बैठे हैं, परंतु यहाँ इससे पहले किसी भी गुप्तचर एजेंसी ने किसी भी सूत्र से खबर नहीं दी कि हाफिज सईद भारत पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा के उस पार जिला सियालकोट में कहीं है। अब उन्होंने किस प्रत्यक्ष में कहीं, मैं समझता हूं अगली बार के प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया हम उनसे जरूर पूछेंगे। जी, चलिए आप हमारे साथ फोन पे बने रहे, मैं आपके पास वापस आऊंगा। पुष्पित जो बात कह रहे हैं, और आज भी आप एक तरफ देखें नवाज शरीफ ने बहुत साफ किया है कि वो चाहते हैं कि मध्यस्थता जो है, इंटरवेंशन जो है वो हो, इसके बावजूद कि अमेरिका ने इसको दरकिनार कर दिया, उसको इनकार कर दिया। और एक तरफ वहां पे नवाज शरीफ ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ गृह मंत्री जाके कह रहे हैं कि जो हाफिज सईद हैं उसके कारण घुसपैठ में बढ़ोतरी हो रही है। दिलीप, इस मौजू पे आपने कल भी बहस कराई थी, आपको मैं फिर दोबारा से बात कहूंगा कि चाहे नवाज शरीफ कोई बात कहें, वहां के पाकिस्तान की आर्मी का कोई बात कहे, या हाफिज सईद कहें, वहां एक पूरा कोऑर्डिनेशन है। और पाकिस्तान की पॉलिसी कोई नई नहीं है, सबको मालूम है कि टेररिज्म उनकी स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है। आप अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे वो जो भी बात कहते रहे, वो दोस्ती की बात भी कहते हैं, वो मैनिफेस्टो में भी ये कहते हैं। यहां भी एक बड़ा डोमेस्टिक हमारे हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूंसी है जो सुबह से शाम इस बात को कहती है कि नवाज शरीफ बहुत ईमानदार आदमी है, नवाज शरीफ को मौका दिया जाना चाहिए, पहले मुशर्रफ को मौका दिया जाना चाहिए, फिर तमाम सारी चीजें हैं। लेकिन आखिर में वो ढाक के तीन पात वाली कहानी होती है कि वो रट उनको कश्मीर की लगानी होती है। कल भी मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान के जो इंटरनल हालात हैं वो उस समय बहुत खराब है। वहां सरकार नई बनी है और जो सरकार को डिलीवर करना था वो सरकार नहीं कर पा रही है। जो कुछ उनको लगता था कि हम 6 घंटे या 7 घंटे लाहौर में बिजली आ रही है, जो उनका सबसे इंपॉर्टेंट शहर है, उसकी वजह से इंडस्ट्री खत्म हो गई है, उनकी बिल्कुल बंद पड़ी हुई है। यानी ये हाल है कि लोगों को आटा जो है वो पिसा हुआ के 3-3, 4-4 दिन के बाद आटा पिसा मिल रहा है। और उनके अलावा जो लॉ एंड ऑर्डर की हालत है वो आपको पता है, ड्रोन अटैक वो रोक नहीं पाए हैं। कश्मीर की बोगी पाकिस्तान के लिए एक आसान है, वो एक इमोशनल कॉर्ड कर देती है जो 4 सूबे हैं उनके आपस में, और उसके बाद बात खत्म हो जाती है। मेरा सवाल यह है कि मैं कल भी कह रहा हूं और आज फिर कह रहा हूं कि भारत ये बता दे, भारत सरकार ये बता दे, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, या वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल में बैठे हुए जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं जो इस पॉलिसी को बनाते हैं, कि शिंदे साहब कह रहे हैं बगैर बॉर्डर पे देखे, बगैर किसी रिपोर्ट के, उन्होंने कहा कि साहब वहां हाफिज सईद के लोग आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जो बॉर्डर है वो वहां कोई रोज गार्डन बना हुआ है कि लोग घूमने आते हैं, टहलने आते हैं, मुगल गार्डन बना हुआ है कि वहां से आए और उसके बाद उन्होंने कुछ घुसने की कोशिश की और उसके बाद चले गए।
ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत सरकार के डिफेंस मिनिस्टर ने भी इसी किस्म की बात आज से 2-3 महीने पहले संसद में कही। फिर उसके बाद जब दबाव हुआ तो उन्होंने कहा मैंने विक्रम सिंह को भेजा है। यह भी देश का पहला, दुनिया का पहला देश होगा कि डिफेंस मिनिस्टर एक छोटी सी घटना पे जो बॉर्डर पे हुई है उस पे एक बयानबाजी गलत करते हैं। आर्मी का बयान कुछ आता है, डिफेंस मिनिस्टर कुछ कहते हैं, उसके बाद कहते हैं मैंने अपने आर्मी चीफ को भेजा है देखने के लिए। तो डिफेंस मिनिस्टर दिल्ली में आर्मी चीफ को भेजता है, तब उसके बाद शाम को उनका बयान बदल जाता है। गृह मंत्री वहां गए और उसके बाद जो आपके रिपोर्टर ने वहां से खबर दी है कि वो ना बॉर्डर पे गए, उन्होंने एक जगह बात कही और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो घुसपैठ हो रही है ये हाफिज सईद कर रहे हैं। ये गृह मंत्री बताएं, डिफेंस मिनिस्टर बताएं, सलमान खुर्शीद बताएं कि ये आखिर हो क्या रहा है, और हो रहा है तो हमारा इसमें क्या प्रतिक्रिया है, हम क्या इस पर किस किस्म के मेजर ले लें। अब तो लोग आपके माइग्रेट कर रहे हैं। क्या अब इसके अंदर भी मैं ये कहूं जो मुझे नहीं कहना चाहिए कि जम्मू के लोग माइग्रेट कर रहे हैं तो इसलिए दुख नहीं हो रहा है। अगर वैली के 4 लोग माइग्रेट करते तो इस देश में हाहाकार मच जाता और लोग बहुत सारी भाषाएं बोलने लगते। तो मेरा कहने का मतलब है कि सरकार एक मुंह से ये तो बता दे कि हो क्या रहा है बॉर्डर पे। हाफिज सईद के लोग आ रहे हैं, आईएसआई के लोग आ रहे हैं, आर्मी आ रही है, या नवाज शरीफ का कोई इसमें रोल है किसका? और अगर रोल पता है तो आपका इस पे काउंटर अटैक क्या है? आपको क्या कहना है? बातचीत करनी है, नहीं करनी है, रोकनी है? कोई अभी आपने कहा कि डीजीएमओ मिलेंगे तो आपकी पॉलिसी नहीं समझ में आती। उनकी पॉलिसी पूरी दुनिया के सामने जग जाहिर है और पूरी दुनिया उनको उसी अंदाज में हैंडल कर रही है। अमेरिका के इनकार करने के बाद भी उस राग को अलाप रहे हैं कि आप कश्मीर में आप इंटरवेंशन कीजिए, कश्मीर में आप, जबकि सुशील कुमार शिंदे भी, प्रधानमंत्री भी, तमाम लोग कह चुके हैं कि हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, इसको हम चाहते हैं शिमला समझौते के अंतर्गत ये तमाम तरह की जो चीजें हैं उसको सुलझाया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान की नीति जो आप कह रहे हैं बहुत साफ है। हरबंस जी आपके पास आते हैं इससे पहले कि हम कुछ और कांग्रेस पार्टी और अन्य जो पार्टी है उनका बयान आपको दिखाएं। जो बात वहां पे है, खास करके चुनाव, आप उमर अब्दुल्ला के जो बयान है और जो कश्मीर, जम्मू कश्मीर में जो राजनीतिक, उस बयान पे किस तरह की प्रतिक्रिया आई? हरबंस जी दलीप जी, मैं ये पूछ रहा हूं कि आप आज देखिए, कल उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया, आज गृह मंत्री वहां पहुंचते हैं, वो कहते हैं हमें थर्ड पार्टी इंटरवेंशन स्वीकार नहीं है, और किसी भी तरह कार्रवाई का उन्होंने, अगर ठोस आपको संकेत मिले उनसे? दलीप जी, कोई ऐसा संकेत नहीं मिला। मेरी समझ में तो ये आया पिछले 3 दशक की पत्रकारिता जम्मू कश्मीर में करते हुए कि शायद ये कहीं हमारे जो केंद्रीय सुरक्षा बल के अर्धसैनिक बल हैं उनके परिवारजनों का वोट अपनी तरफ खींचने के लिए ये अनाउंसमेंट वहां करते हैं कि आप अगर एक्स सर्विसमैन हो जाएंगे आपको बराबर सेना के जैसा दर्जा मिलेगा, आप ट्रेनों में सफर करते हैं तो आपके लिए भी कंपार्टमेंट लगेंगे। जबकि वहां से हमारे भारतीय किसान जो हैं, लोग वो बॉर्डर अपना घर बार छोड़कर दलीप जी बाहर आ गए और कोई व्यवस्था सरकार के द्वारा नहीं की गई। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है दलीप जी? शनिवार को सांबा के सारवा में एक स्थान है, वहां पर एक होटल में एक हास्य कवि और एक गायिका का कार्यक्रम का पूरा सांबा का प्रशासन वहां वो देख रहा था और बॉर्डर पर शेल गिर रहे थे, पशु मर रहे थे और लोग पलायन कर रहे थे। हमारे मुख्यमंत्री जी बयान देते हैं श्रीनगर से जाकर, पलायन पिछले 72 घंटों से हो रहा है। मुख्यमंत्री जी वहां नहीं गए, ना ही आज केंद्रीय गृह मंत्री गए। कम से कम आरएसपुरा, सांबा, हीरानगर का उन क्षेत्रों में दौरा करते, उन गांव में जाते दलीप जी, वैसा कुछ नहीं किया गया। तो लगता है ये दौरा किसी और मकसद के लिए हो सकता है, जो राजनीतिकरण हो सकता है। मगर जिस तन लागे ओतन जाने, और लागे तो पीर पर आई। आज बॉर्डर में मैं अभी शाम को वहां से आया, लोग रो रहे थे कि ये हमारा देश है, कि हमारी बात पूछने कोई नहीं आया, जबकि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन है। जी चलिए, सबसे पहले आपको, हम इससे पहले कि हम पुष्पेंद्र प्रसाद जाएं, आपको हम अलग अलग पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, नेता है, उन्होंने क्या बयान दिया है, सबसे पहले शरद यादव के बयान को हमको दिखाते हैं। जो बॉर्डर पर तनाव है वो हद हो गई और ये पाकिस्तान की हरकत का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और बातचीत का जब तक सवाल, बातचीत भी चलेगी, लेकिन ये हरकत ऐसी है, इसका जवाब भी कड़ाई से देना चाहिए। मैं उमर अब्दुल्ला की बात के साथ सहमत हूं। पुष्पेंद्र,
भारत के राजनीतिक बयान को देखें जरा। देखिए, मैंने वही कहा कि देखिए, हमारे यहाँ बयानबाजी जो है उसका कोई कनेक्ट नहीं है। और जो बात आप कह रहे हैं, मैंने कल भी इसको इशारतन कहा था कि जिस तरीके से आज जो शिंदे साहब ने बात कही है, जो आपके वहां कॉरेस्पॉन्डेंट कह रहे हैं कि इस पूरी बातचीत का लबोलवाब ये था कि वो सेना और अर्धसैनिक बल के बीच में क्या मामला है और उनको वो एक्स सर्विसमैन का दर्जा दे देंगे और वो कुछ वोट से जोड़ के देखते हैं। मुझे लगता है कि ये 3 जो बयान आए हैं उनको तीनों को आप अलग कंटेक्स्ट में देखें। अभी कुछ दिन पहले मोदी की रेवाड़ी में एक रैली हुई थी और उस रैली को भी आप सब मालूम है कि वो पूरी तरीके से वो जो रेवाड़ी जो क्षेत्र है वो आर्मी के एक्स आर्मी मैन का बहुत बड़ा है। वहां भी ये 1 पोस्ट 1 पेंशन का मामला बहुत लंबे समय से चल रहा था, तो उसको उस तरीके से उठाया गया कि उसका पोलराइजेशन हुआ और उसमें लगा कि शायद नरेंद्र मोदी इन चीजों को वो कर रहे हैं। वहां वीके सिंह बैठे हुए थे। उसके बाद में आप देखें कि लगातार नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के ऊपर उतने हमलावर नहीं है जितनी उनसे लोगों को अपेक्षा है और लगातार वो टोन डाउन किए हुए हैं। उसके बीच में यकायक जो है, जैसे आपकी रिपोर्ट वो कह रहे हैं कि 72 घंटे से वहां क्रॉस फायर हो रहा है, लेकिन उमर लोग परेशान हैं, लोग परेशान हैं और उमर जो है उस वैली में जाकर के बयान देते हैं और उनको लगा कि लोग हमारे मारे जाएंगे और जो लोग मर रहे हैं हम उनके साथ हैं। ये उमर अब्दुल्ला और तमाम जो तंजीमें वहां काम कर रही हैं उनकी वही मक्कारी है कि पहले कश्मीरी पंडित वहां से भगा दिए गए, एक धड़ा पीछे मिला रहता था, एक आगे, चेहरे पे मुखौटा सेकुलरिज्म का लगा के आपने उन्हें भगा दिया। जब वो चले गए, खत्म हो गए, तो अब आप कहते हैं कश्मीरियत जब भी पूरी होगी जब वो आएंगे और वो यहां दिल्ली की सड़कों पे दुकानों पे काम करके अपना दिन भर का रोजी रोटी चला रहे हैं। एक बयान वो, अब आप कश्मीर में जाकर वैली में जाकर बयान देते हैं कि पाकिस्तान को बिफिटिंग रिप्लाई देनी चाहिए और ये बिफिटिंग रिप्लाई आप देकर के वहां वैली चले गए। अब शिंदे साहब गए, उनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कश्मीर में यह दबाव बनने लगे कि पहली बार वहां जो 150 तंजीमें हैं, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट से लेकर जम्मू कश्मीर इस्लामिक फ्रंट तक, सबके सब मालूम है आपको, क्या कहते हैं, वहां थर्ड पार्टी इंटरवेंशन की बात करते हैं, वो सब प्रो पाकिस्तानी लोग हैं। ऐसे में उनका यह बयान आना कि बिफिटिंग रिप्लाई देना चाहिए और अब बहुत हो गया। अब शरद यादव यहां दिल्ली में बैठ के कह रहे हैं मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। यह मुंह तोड़ जवाब की परिभाषा इस देश के लोग बताएं। अगर यह बात बीजेपी या कोई और लोग कहते तो लोग कहते कि साहब ये तो देखिए पूरे देश में जंग कराना चाहते हैं, ये हिंदुस्तान की माइनॉरिटी को टारगेट करना चाहते हैं, इनका मतलब यहां नहीं निकलता तो ये पाकिस्तान को गाली देके यहां के मुसलमानों को बैकफुट पे लाना चाहते हैं। ये तमाम बयानबाजी होती है। लेकिन अब शरद यादव ने कह दिया मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, तो ये सेकुलर बयान है। तो आप हिंदुस्तान के अंदर एक डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी को, कुछ को लगता है हम ये कह के अपीज करेंगे, कुछ को लगता है उनको एंटागोनाइज करेंगे। आप इस तरीके से आपकी विदेश नीति चलेगी तो जो हो रहा है वो यही होगा। आप आपको मैं आता हूं, मैं आपके पास आता हूं। पहले मीम अफजल साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, उनका बयान आप देखें। देखिए, वो हमारे सहयोगी हैं और उनसे बात की जाएगी। अदर ऑप्शन से उनका क्या मतलब है ये हम ज़रूर उनसे जानना चाहेंगे। और जहाँ तक आज गृह मंत्री जो हैं LOC पर गए और वो सब चीज़ों का जायज़ा ले रहे हैं और इस सिलसिले में जो भी फैसला होगा उससे आपको आगाह कर दिया जाएगा। हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हमारी सेना सतर्क है और LOC पर या सरहद पर किसी भी जगह पर हमारी जो सेना है पूरी तरह सतर्क है। और इसके बारे में मैं बार बार कह चुका हूँ, दोबारा कह रहा हूँ कि हमारी सेना एकदम कैपेबल है किसी भी तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए और निपट रही है। सेना कैपेबल है। राशिद अलवी साहब एक और प्रवक्ता हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो क्या कह रहे हैं वो भी जरूरी है सुनना। हम पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं, लेकिन हम आतंक और दहशतगर्दी की बुनियाद पे नहीं चाहते। पाकिस्तान को ये सारी हरकतें बंद करनी पड़ेंगी और बार बार हम अपने सब्र का इम्तहान देने के लिए तैयार नहीं हैं। पाकिस्तान अब अगर ऐसा कुछ करता है तो उसका हमें जवाब देना पड़ेगा। इससे पहले कि पुष्पेंद्र जी वो जवाब साफ साफ नहीं दे पाए मीम अफजल साहब, मोहम्मद अफजल साहब जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो ये कह रहे हैं कि सेना सतर्क है और हमें पता है ये कौन से देश की सेना है जिसके बारे में कह रहे हैं कि सेना सतर्क है। और 156 बार भारत सरकार की तरफ से बताया गया है कि इस सीमा का उल्लंघन हुआ है। और वो जो दूसरे साहब हैं अलवी साहब, उनका कहना है कि हमारे सब्र का इम्तहान न ले कोई।
और पाकिस्तान को हरकतें बंद करनी होंगी। ये भारत सरकार जो भी है वो ये बता दे कि सब्र का आखिरी पैमाना किस दिन होगा, और जिस दिन वो छलक जाएगा तो आप क्या करने जा रहे हैं। कोई ये नहीं कह रहा है भारत सरकार से कि आप बम गिरा दीजिए, आप पाकिस्तान पे वॉर कर दीजिए, लेकिन ये तो बता दें कि ये सब्र जो है वो कब तक चलता रहेगा। आपका तो दिल्ली में एसी में बैठे हुए सब्र का इम्तिहान हो रहा है। जो लोग वहां ठंड में बाहर निकल के आ गए, घर से बेघर हैं, उनके बारे में आपको पता नहीं है। आपके गृह मंत्री को उनके लिए फुर्सत नहीं है। गृह मंत्री ने एक बयान दिया, जैसे जमातुल दावा से उनके पास फोन आया था कि जमातुल दावा के लोग भेजे जा रहे हैं, एक मंत्री के नाते उन्होंने बयान दे दिया कि वहां के लोग होंगे, और आगे बात को कंफ्यूज कर दिया। ये जो दोनों बयान है, इसमें यही सरकार बता दे कि भाई हमारे सब्र का इम्तिहान इसके बाद खत्म हो जाएगा। जी, सिर्फ ये चीज बोलने से कि बता दें बता दें बता दें बता दें, ठीक है, मैं बता रही हूं कि भाई जो हमारे गृह मंत्री गए हैं वहां पे वो बता तो रहे हैं कि हाँ यहाँ पे किसका हाथ है किसका नहीं है, और ऐसा नहीं है कि उनके पास टाइम नहीं है, नहीं है टाइम नहीं होता तो वो नहीं जाते वहां पर और दौरा करने के लिए गए। दिलीप जी, एक बहुत सिंपल सी बात है कि एक गृह मंत्री जाके हर एक बंदे के, हर एक पर्सन के आंसू नहीं पोंछ सकता। जितना हम कर सकते हैं हम उतना कर रहे हैं, हम अपनी लिमिट के बियॉन्ड जाके भी नहीं कर सकते, और हम ये भी नहीं चाहते कि नहीं वहां पे जिन लोगों के साथ बुरा हो रहा है या वहां जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, परेशानी हो रही है, वो ऐसी एज इट इज चलती रहे। और दूसरी चीज, हमारे देश की सेना सतर्क है, अगर नहीं होती तो हम आज रात को चैन से नहीं सो रहे होते। इसमें कोई नहीं बात, इसमें कोई लेकिन ऐसी बात नहीं है। 156 बार उल्लंघन हो रहा है और लगातार ये 15 दिन तक केरन सेक्टर के अंदर कह रहे हैं कि हम लड़ रहे हैं। दो चीजें हैं, दो सेना को आपने सतर्क किया है, सेना को सियासी मकासद के लिए, सियासी बात के लिए नहीं, एकदम किसी भी चीज का इस्तेमाल। आप ये देखिए, राज्य में घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए गृह मंत्री कह रहे हैं कि हाफिज नहीं, घुसपैठ को पहली बात बढ़ावा देने के लिए कोई बात नहीं कही गई है। नहीं, उन्होंने कहा है कि हाफिज सईद जो है वो बढ़ावा दे रहे हैं वहां पे, उन्होंने, गृह मंत्री ने कहा है। हाँ, गृह मंत्री ने ये कहा है, वो इस चीज को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, जो 2 बार ये बात बोली जा चुकी है। नहीं, तो गृह मंत्री ने कहा है कि हाफिज सईद बढ़ावा दे रहे हैं। वो तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, हाँ, कौन से तथ्य देश के अंदर बताएं कि हाफिज सईद ये कह रहे हैं भाई, फिर ये जब बता दें कि पहले हाफिज सईद हम बताया जा रहा है कि किस वजह से हो रहा है, तो वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है, और जब नहीं बताया जा रहा है तो बार बार वही चीज पूछी जा रही है कि बताएं बताएं बताएं। तो इसमें यही कंफ्यूजन तो यही क्रिएट हो रही है ना कि आप पूछ भी रहे हैं, जब बता रहे हैं तो उस चीज को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं। तो एक तरफा बात करी जाए ना कि हाँ ठीक है, जब हमने बता दिया तो आप उस चीज पे सेटिस्फाई हो जाइए। आप ही के देश का डिफेंस मिनिस्टर सुबह पार्लियामेंट में कहता है कि ऐसा नहीं था, शाम को कहता है। आप कह रही हैं कि यहाँ कंफ्यूजन, आप तो रटा रटाया बयान बोल रहे हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है। आप कोई लॉजिक तो दे दें कि भाई आपके सब्र का इम्तिहान क्या है। आप ही के बयान, हमारे सब्र का इम्तिहान ये है हमारा सब टूट जाएगा, हम अभी भी सब्र करेंगे, हम ये नहीं कर सकते प्रधानमंत्री ने संसद में बयान दिया, आप याद तो हम जाके लड़ लें। आप सिर्फ बहस नहीं कीजिए, आप अपने प्रधानमंत्री का संसद का बयान देखिए। मैं इस चीज को डिफेंड तो करूंगी ना, कि जब आप ये बोल रहे हैं कि नहीं आप ये नहीं कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, आप ये नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको ये चीज बता रही हूं कि हम कर रहे हैं। मैडम, आप सिर्फ आर्गुमेंट करने के लिए आर्गुमेंट करेंगे, मैं जवाब पूछ रहा हूं आपसे। आपके प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में बयान दिया, पार्टी का आपके प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में बयान दिया कि हम इसके बाद बातचीत नहीं करेंगे। तो भाई देश को प्रधानमंत्री बता देते कि अब इसलिए ऐसा हो गया, इसलिए हम बात करने जा रहे हैं। आप एक मुंह से 15 बात खुद कहते हैं और फिर कहते हैं कि आपको समझ में नहीं आता और कंफ्यूजन है। आप खुद देश को कंफ्यूज कर रहे हैं। पुष्पा, जो बड़ा, चलिए इससे आगे एक बार आगे निकलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तान को जो आप कह रहे हैं कि जो आंतरिक मामले हैं वो वहां पे कठिनाइयां हैं पाकिस्तान की, जो अफगानिस्तान की स्थिति है, अब वहां पे नेटो फोर्स वहां से वापस उनको जाना है, अफगानिस्तान के कारण जो समस्याएं उनको होने वाली है, क्या जम्मू कश्मीर में जो ये लगातार हरकतें में बढ़ोतरी हुई है, घुसपैठ में बढ़ोतरी हो रही है, केरन सेक्टर में देखें, आप देखें जो समझौता हुए, जो बातचीत हुई कि डीजीएमओ लेवल पे बातचीत होगी और इस पे सीज फायर जो है वो जारी रहेगा, लेकिन वहां पे उल्लंघन लगातार हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ खास विशेष रूप से एक कोई आवश्यकता होगी, या तो पाकिस्तान की सैनिक की, वहां के जो तंजीमें हैं उनकी आवश्यकता होगी कि वो कश्मीर में इस तरह से या उस बॉर्डर पे इस तरह का काम, इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। देखिए, जो मौसम है, इस मौसम में हर बार होता है, कोई नई बात नहीं है। ये आखिरी खेप भेजने का टाइम है, इसके बाद में नहीं होगा। लेकिन सीज फायर का उल्लंघन इतना कभी नहीं हुआ है, बीच में ज्यादा हो रहा है। आप ये देखें कि वही बात मैं कह रहा हूं कि जिस नवाज शरीफ को सडनली रातों रात लोगों को लगता था कि जमहूरियत आ गई है, अब बात करनी चाहिए, मौका देना चाहिए, ये जो सोच थी भारत में, वही कह रहा हूं ना कि ये वो लोग बताएं कि सडनली भारत ने क्या किया। भाई
उनके चुनाव जीतने से लेकर के अब तक भैया आप 156 बार उल्लंघन कर चुके। आप केरन सेक्टर के अंदर भारत की सेना 15 दिन तक आतंकवादियों से लड़ रही है। वो कौन आतंकवादी थे जो 15 दिन तक भारत की इस सुपर स्पेशल सेना को एंगेज करके रखा? तो आपकी सेना सतर्क थी तो भाई वो कहां सतर्क थी? आपका आर्मी चीफ वहां जाता है और पता करके आता, कहता नहीं नहीं वो तो रेगुलर लोग थे। तो ये तमाम सारी बातें हैं। मैं कह रहा हूं आपकी तैयारी चाहे सरकार के लेवल पे हो, मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स के लिए नहीं कह रहा हूं। अगर देश है तो वो सरकार उसकी जिम्मेदार है, सरकार उसकी रक्षक है। ये नहीं होना चाहिए आप कह दें, गृह मंत्री कहते हैं कि सब जमातुल दावा के लोग थे, हमने देख लिया, हमने पकड़ लिया, अब हम पाकिस्तान को डोजियर देंगे। आप तो डोजियर पिछले कई साल से लगातार दे रहे हैं। जहां तक आप अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, अभी पता होगा आपको कि परवेज कयानी जो पाकिस्तान आर्मी के चीफ थे वो जाना नहीं चाहते थे, वो रिटायर हो गए हैं। उनकी जगह जो आदमी आ रहा है वो उनकी पसंद का नहीं है। और आप ये देखें कि पाकिस्तान की सेना या भारत की सेना या किसी देश की भी सेनाओं में जो जनरल रिटायर हो जाते हैं उनकी भूमिका कम नहीं होती है। उनके पूरी एक जनरेशन उनके अंडर में काम करती है, उनका इंफ्लुएंस होता है। आपको याद होगा तालिबान जिस जमाने बने तो आईएसआई का चीफ हमें हामिद गुल था, आज भी उसकी रिलेवेंस है। आप ये नहीं कह सकते कि आईएसआई का चीफ अब बदल गया तो उसकी रिलेवेंस खत्म हो गई। तो वो भी एक दबाव है पाकिस्तान के ऊपर। और नवाज शरीफ ने जितने उम्मीद नवाज शरीफ से की जा रही थी, वो शरीफ तो वो आप देखिए वो क्या कर रहे हैं। वो भारत, वो कश्मीर को लेके अमेरिका पहुंच रहे हैं, वो कश्मीर को लेके मदरसा की बात कर रहे हैं, वो कश्मीर को लेके अकेले नहीं गए हैं, जरदारी भी बोल चुके हैं। पाकिस्तान के किसी भी हुक्मरान को देख जो उम्मीद कर रहे थे कि ये लोकतांत्रिक सरकार बनेगी, मालूम है क्या कह रहे हैं आप? ये कह रहे हैं कि हम उम्मीद कर रहे थे, तो उन्होंने नहीं कहा था हमसे। वहां पे आप देखिए चुनाव, उम्मीद करते हैं कश्मीर, आप जब चुनाव पाकिस्तान में हो रहे थे तो जो भारत विरोधी, आपको मैं वही बात कह रहा हूं, मैं वही बात कह रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर कश्मीर के मुद्दे को उस तरीके से सरफहरिस्त नहीं रखा गया इस बार। लेकिन बात यह है कि उस मुल्क के अंदर आपको यूनिटी फैक्टर है कश्मीर, उसके अलावा उनके पास फैक्टर नहीं है। तो जो चीजें वो दिखा रहे हैं पूरी दुनिया के सामने वो नहीं है। बहुत कम समय रह गया, लेकिन सिर्फ एक फिल्म बनी है पाकिस्तान में वार, जो भारत विरोधी फिल्म है, और उसने जो एक सप्ताह में जितना कलेक्शन किया है वो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना है। तो भारत विरोधी सेंटिमेंट की क्या स्थिति है पाकिस्तान में, इसको सिर्फ समझने के लिए। लेकिन जो उम्मीद की जा रही थी कि नवाज शरीफ जब बनेंगे, उन्होंने कहा भारत से हमें अच्छे संबंध, लाहौर के बियॉन्ड हमें इस रिलेशनशिप को ले जाना है, उसके ठीक विपरीत आप देखें लाहौर के जो स्थिति नवाज शरीफ के आने से पहले तो उससे भी बदतर हो गई। मैं वही बात आपसे कह रहा हूं भाई मेरे, कि जब चुनाव जीतना होता है तो बहुत सारी बातें होती हैं। चुनाव यहां भी जीतना होता है तो मुसलमानों को कहते हैं हम 4.5% दे देंगे रिजर्वेशन, और चुनाव खत्म हो जाता है तो रिजर्वेशन कहां चला जाता है, और 65 साल की सेकुलरिज्म के बाद में आपको सच्चर कमेटी बनानी पड़ती है। तो चुनाव जीतने का एजेंडा अगर हो जाएगा तो फिर इस तरीके का जवाब होगा। जो पाकिस्तान के अंदर जो चुनाव जीतने का एजेंडा था, हम सब जानते हैं कि नवाज शरीफ राइटिस्ट पार्टी है, जो लेफ्टिस्ट सेंट्रिक पार्टी थी पीपीपी वो बाहर हो चुकी है। और ये वो लोग हैं, और खासतौर से नवाज शरीफ का जो पूरा सियासी कद है वो इस गुलाम इसाक खान के कंधे पे है। ये आर्मी के पुराने क्या कहते हैं अट्टट्टू हैं, कोई नई बात नहीं है, ये उन्हीं के पपेट हैं। ये कोई ऐसी चीज नहीं कि इससे बहुत उम्मीद, भाषा में और एक्शन में फर्क होगा। आप समझ लीजिए, मैं फिर दोबारा कह रहा हूं, और इसके लिए सरकार को सचेत रहना होगा। सरकार को जो भी एक्शन लेना है, मैं ये नहीं कोई कह रहा कि आप जंग कर दे, सरकार को ये तो बताए कि भाई आप 17-18 लाख की आपकी सेना है, इतने बड़े देश है, आप कैसे बॉर्डर प्रोटेक्ट करेंगे? हमारा समय खत्म हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।